स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रहा ग्लैप्टोथोआ सागरा क्या है? ए क्रस्टेशियन, बी जीवाणु, सी कुकुरमुत्ता या डी शैवाल। सही उत्तर है विकल्प ए क्रस्टेशियन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केरल विश्वविद्यालय में किए गए शोध से भारतीय तट पर एक नए क्रस्टेशियन परिवार की अभूतपूर्व खोज की गई है। शोधकर्ताओं ने नए परिवार का नाम यूरेनोस्कोपिकोलाइडे रखा है। यह भारत के एक नए क्रस्टेशियन परिवार की पहली खोज और विवरण भी है। यह परजीवी कोपेडोल्फस स्टारगेजर यूरेनोस्कोपस गुट्टाटस पर निर्भर पाया गया, जो दक्षिणी पश्चिमी भारतीय तट से 300 से 550 मीटर की गहराई में रहने वाली मछली है। इसके अंतर्गत एक नई जीनस और प्रजाति हिरोडाई ओहस्टुकाई का भी निर्माण हुआ है। ये परजीवी कोपेपोड स्पंज से लेकर समुद्री स्तनधारियों तक मेजबानों की एक विस्तृत श्रृंखला को संक्रमित करने के लिए जाने जाते हैं। क्रस्टेशियंस सबफाइलम क्रस्टेशिया फाइलम ऑर्थोपोडा के सदस्य हैं। वे आवासों की एक विस्तृत श्रृंखला में पाए जाते हैं। अधिकांश स्वतंत्र रूप से रहने वाले मीठे पानी या समुद्री जानवर हैं, लेकिन कुछ स्थलीय भी होते हैं। वे एक कठोर बाह्य कंकाल, कार्पेस, एक खंडित शरीर जो द्विपक्षीय रूप से सम्मित होते हैं। ये 4 जोड़े से अधिक संयुक्त उपांग, पैर और एक खुले परिसंचरण तंत्र के साथ अकशेरुकी हैं, जैसे केकड़े, झींगा मछली और वुडलाइस आदि। अतः कथन एक सही है। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। अरोरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी घटना तब होती है जब सूर्य से विद्युत आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैसों के कणों से टकराते हैं। 2. पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां अरोरा की घटना देखी जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई अरोरा की एक अविश्वसनीय तस्वीर साझा की है। अरोरा एक प्राकृतिक घटना है जो आकाश में प्राकृतिक रंग हरा, लाल, पीला या सफेद प्रकाश के प्रदर्शन की विशेषता है। यह एक प्रकार का लाइट शो है। यह तब होता है जब सूर्य से विद्युत आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैसों के कणों से टकराते हैं। इस प्रकार कथन एक सही है। इसे ध्रुवीय प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्य रूप से आर्कटिक और अंटार्कटिक जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। यह ऑरोरल जोन यानी लगभग 70 डिग्री के अक्षांशों में दिखाई देते हैं। ऑरोरल जोन अक्षांश में 30 से 6 डिग्री चौड़ा है, जो भूचुंबकीय ध्रुवों से 10 से 20 डिग्री के बीच स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में होने वाले अरोरा को ऑरोरा बोरिलिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में होने वाले अरोरा को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। अरोरा विभिन्न रूपों में दिखाई दे सकते हैं, जैसे आर्क, बिखरी हुई रोशनी, विस्तृत प्रकाश आदि। इसकी संभावना किसी भी वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र वाले ग्रह में देखी जा सकती है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जहां अरोरा की घटना देखी जाती है। बता दें कि शनि और बृहस्पति पर अरोरा देखे गए हैं, अतः कथन 2 गलत है। अतः केवल कथन 1 सही है। अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक वायरल बीमारी है। 2. यह मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैल सकता है। 3. इसकी पहचान सबसे पहले दक्षिण एशिया में हुई थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प है केवल 1, सिर्फ 2, सभी 3, कोई भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी सिर्फ 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने चिकनगुनिया के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी। चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो चिकनगुनिया वायरस से संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। यह आमतौर पर एडीज स्टेगोमिया एजिप्टी और एडीज स्टोगोमिया एल्बोपिक्टिस मच्छरों द्वारा फैलता है। इसके लक्षण आमतौर पर मच्छर के काटने के 4 से 8 दिन बाद शुरू होते हैं। इसके लक्षणों में शामिल है जोड़ों में दर्द के साथ अचानक बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, मतली, थकान आदि। इसके उपचार में आराम, तरल पदार्थ और दवाओं के सेवन से राहत पाया जा सकता है। इसका प्रकोप पहली बार 1952 में दक्षिणी तंजानिया में देखा गया था और अब एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के लगभग 40 देशों में इसकी पहचान की गई है। अतः कथन 3 गलत है। अतः कथन केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, विकिरणीय शीतलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
यह बिना किसी महत्वपूर्ण ऊर्जा खपत के एक निष्क्रिय शीतलन तकनीक है। 2. इसका उपयोग पेंट बनाने में किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने एक अनूठा पेंट विकसित किया है जिसमें रेडिएटिव कूलिंग का प्रयोग किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। यह नवीन लागत प्रभावी एवं पर्यावरण अनुकूल रेडिएटिव कूलिंग तकनीक एक प्रभावी समाधान के रूप में सामने आई है। यह एक नए मैग्नीशियम ऑक्साइड पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड पॉलीमर नैनो कंपोजिट से प्राप्त होता है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सस्ते गैर विषैले एवं गैर हानिकारक पदार्थों से तैयार किया जाता है। यह उच्च सौर परावर्तन तथा अवरक्त तापीय उत्सर्जन के साथ महत्वपूर्ण कूलिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। इमारतों पर बढ़ती गर्मी के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया यह पेंट बिजली की खपत को कम करता है तथा भीषण गर्मी के दिनों में आवश्यक शीतलन प्रदान करता है, अतः कथन 1 सही है। यह उत्कृष्ट ऑप्टिकल गुणों के साथ तेज धूप में सतह के तापमान को लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है जो पारंपरिक सफेद पेंट से बेहतर प्रदर्शन करता है। रेडिएटिव कूलिंग तकनीक एक ऐसी विधि है जिसे वायुमंडल में थर्मल विकिरण उत्सर्जित करके किसी वस्तु से ऊष्मा को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से बिजली की निर्भरता के बिना होती है। यह तकनीक वायुमंडलीय संचरण विंडो का उपयोग करके अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में सीधे थर्मल विकिरण उत्सर्जित करके ठंडी सतहों के निर्माण में सहायता करती है, अतः दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. कंपनियां, 2. व्यक्ति, 3. सीमित दायित्व वाली संस्थाएं, 4. वित्तीय सेवा प्रदाता। उपर्युक्त में से कितने दिवाला या दिवालियापन संहिता 2016 के दायरे में आते हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4। सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 3। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के प्रमुख प्रावधानों को बरकरार रखा जिन्हें उचित प्रक्रिया की कथित अनुपस्थिति और प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के उल्लंघन सहित विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 भारत का दिवालियापन कानून है जो दिवालियापन के लिए एक एकल कानून बनाकर मौजूदा ढांचे को मजबूत करने का प्रयास करता है। संहिता के प्रावधान कंपनियों, सीमित देयता संस्थाओं, फर्मों और व्यक्तियों पर लागू होते हैं। इस प्रकार कथन 1, 2 और 3 सही हैं। आईबीसी के तहत दिवालियापन की पूरी प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर पूरी करनी होती है। यदि लेनदारों ने विस्तार पर आपत्ति नहीं जताई तो समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड को एक नियामक के रूप में नियुक्त किया गया है और यह इन कार्यवाहियों की निगरानी कर सकता है। आईबीबीआई में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 10 सदस्य होते हैं। आईबीबीआई संहिता के तहत स्थापित दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं को नियंत्रित करता है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। 2. इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा सदस्य देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में लगभग 350 मिलियन बच्चे उच्च या अत्यंत उच्च पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। एक संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह वर्तमान में 193 सदस्य देशों से बना है, अतः कथन 1 गलत है। संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशंस थी जो एक ऐसा संगठन था जिस पर प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में पहली बार विचार किया गया, जिसे वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने व शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को कायम रखना है, अतः कथन 2 सही है। इसका सचिवालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है तथा वर्तमान में इसके प्रधान सचिव एंटोनियो गुटेरस हैं।
इसका मिशन और कार्य इसके संस्थापक चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, ओपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना सितंबर 1960 में की गई थी। 2. वर्तमान में इसमें कुल 14 सदस्य देश हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित की गई। इस बैठक की सह अध्यक्षता ओपेक के महासचिव हैथम अल घैस और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद, इराक सम्मेलन में की गई, अतः कथन एक सही है। इसके 5 संस्थापक सदस्यों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। यह विश्व बाजार में तेल की कीमत निर्धारित करने के प्रयास में तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करता है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ओपेक की सदस्यता किसी भी ऐसे देश के लिए खुली है जो तेल का बड़ा निर्यातक है और जो संगठन के आदर्शों को साझा करता है। बता दें कि 2019 से पहले संगठन में 14 सदस्य थे। कतर ने 1 जनवरी 2019 को अपनी सदस्यता समाप्त होने के बाद वर्तमान में संगठन में कुल 13 सदस्य देश हैं, अतः कथन 2 गलत है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मधुमेह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक दीर्घकालिक बीमारी है। 2. मधुमेह एक गैर संचारी रोग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आज यानी 14 नवंबर को हर साल विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मधुमेह दिवस की थीम एक्सेस टू डायबिटीज केयर है। मधुमेह चयापचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है जिसमें लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर उच्च बना रहता है, अतः कथन एक सही है। मधुमेह एक गैर संचारी रोग है जो किसी व्यक्ति में तब पाया जाता है जब मानव अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, अतः कथन 2 सही है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। मधुमेह 3 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और गर्भावस्था के दौरान मधुमेह। टाइप 1 ज्यादातर 14 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। इसमें अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहता है। टाइप 2 यह मानव शरीर के इंसुलिन के उपयोग के तरीकों को प्रभावित करता है। यह ज्यादातर 45 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों में पाया जाता है। टाइप 3 यह गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में तब होता है जब कभी कभी गर्भावस्था के कारण शरीर अग्न्याशय में बनने वाले इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा माइसेना क्लोरोफोस क्या है? विकल्प है आक्रामक पौधा, हेलोफाइट पौधा, चावल की नई किस्म, बायोलुमिनेसेंट मशरूम। सही उत्तर है विकल्प डी, बायोलुमिनेसेंट मशरूम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में तमिलनाडु के शोधकर्ताओं और वन विभाग की एक टीम को कन्याकुमारी वन्यजीव अभ्यारण्य में एक दुर्लभ बायोलुमिनेसेंट मशरूम मिला है। माइसेना क्लोरोफोस एक बायोलुमिनेसेंट मशरूम है जो मुख्य रूप से उपोष्णकटिबंधीय एशिया में पाया जाता है। इसकी विशेषता एक प्राचीन सफेद डिस्क है जिसके केंद्र में एक उथला गड्ढा है और यह अंधेरे में एक चमकदार हरी रोशनी उत्सर्जित करता है। माइसेना प्रजाति की टोपी बेल के आकार की और पतले तने वाली होती है। विश्व में बायोलुमिनेसेंट कवक की लगभग 103 प्रजातियां हैं जिनमें से 7 भारत में पाई जाती हैं। बायोलुमिनेसेंट जीवित जीवों की प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता होती है। यह लुसीफेरिन, ऑक्सीजन और एंजाइम लुसीफेरेज के बीच जैव रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होता है। कवक में बायोलुमिनेसेंस का लाभ उनके बीजाणु फैलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए कीड़ों को आकर्षित करता है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पीवीटीजी 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं। 2. स्थिर या घटती आबादी पीवीटीजी स्थिति निर्धारित करने के मानदंडों में से एक है। 3. देश में अब तक 95 पीवीटीजी आधिकारिक तौर पर अधिसूचित हैं। 4.
इरुलर और कोंडा रेड्डी जनजातियां पीवीटीजीज की सूची में शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4 या डी 1, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।